हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 2 दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2018 और 20 में कितनी हो गई है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 97, दूसरा है 130, तीसरा है 26 और चौथा है 49। दोस्तों जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु रेट है, वो जो काउंट की जाती है वो 1 लाख जीवित बच्चों पर काउंट की जाती है। याद रखना है आपको, जो मृत्यु दर है वो 1 लाख जीवित बच्चों पर काउंट की जाती है, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो मातृ मृत्यु दर थी वो 2014 से 16 के बीच में जो मातृ मृत्यु दर थी वो 130 थी, ये आपको याद रखना है। और 130 से घटकर उसमें गिरावट आई है और 2018 से लेकर 20 तक जो मातृ मृत्यु दर रही है वो रही है 97। याद रखना है आपको, 97 मातृ मृत्यु दर रही है 2018 और 20 में। तो गिरावट आई है 130 से 97 तक। याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला माधवीपुरी बुच, दूसरा है राकेश झुंझुनवाला, तीसरा है सुंदर रमन राममूर्ति और चौथा है परमेश्वर अय्यर। दोस्तों जो बीएसई है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएसई है इसके जो सीईओ हाल ही में चुने गए हैं वो हैं सुंदर रमन राममूर्ति। याद रखना है आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, याद रखना है आपको। और भारत का ही नहीं बल्कि ये पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी। याद रखना है आपको, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई में है। सीईओ जो है वो इसके सुंदर रमन राममूर्ति बनाए गए हैं, याद रखना है आपको। और सेबी के द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। और सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना है आपको, जिसको शेयर मार्केट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके जो हाल ही में महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवीपुरी बुच। इनकी जो हाल ही में महिला अध्यक्ष बनी है वो है माधवीपुरी बुच, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसमें से पहला है राकेश झुंझुनवाला। दोस्तों जो राकेश झुंझुनवाला है उनको बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजर थे ये, याद रखना है आपको। और जो परमेश्वर अय्यर हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हुआ इसका सुंदर रमन राममूर्ति, जो कि बीएसई यानी कि जो बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके सीईओ बनाए गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है असम और चौथा है केरल। दोस्तों जो लूसोफोन है, सबसे पहले तो हम इस लूसोफोन का मतलब समझ लेते हैं कि लूसोफोन क्या है। दोस्तों जो लूसोफोन है उसका मतलब होता है कि जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों का समूह कहलाता है लूसोफोन। जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उन देशों का समूह कहलाता है लूसोफोन। और ये जो लूसोफोन महोत्सव है ये गोवा में मनाया गया है, याद रखना है आपको, क्योंकि जो गोवा है वो पुर्तगाल के अधीन था, ये आपको याद रखना है। और 1961 में जो गोवा है वो पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ गोवा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, पहला 32वां, दूसरा है 36वां, तीसरा है 17वां और चौथा है 18वां। दोस्तों G20 की जो शिखर सम्मेलन है, G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें जो 2022 में जो मेजबानी की थी वो की थी बाली इंडोनेशिया ने, ये आपको रखना है। बाली इंडोनेशिया में 2022 में G20 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई थी। और 2023 में जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है वो भारत करने वाला है, ये आपको याद रखना है। और 1 दिसंबर से भारत जो है वो इसका अध्यक्ष बन चुका है, ये आपको याद रखना है। 1 दिसंबर से भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है। और जो इंडोनेशिया में 2022 में जो अध्यक्षता की थी वो 17वीं अध्यक्षता थी। और भारत जो अध्यक्षता करने वाला है वो 18वें नंबर की अध्यक्षता है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ दोस्तों जो G20 है इसकी जो स्थापना है वो 1999 में होती है। G20 की स्थापना
इस G20 में विकसित और विकासशील यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही देश शामिल हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसमें 19 देश शामिल हैं और एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन एक संगठन शामिल है। तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर हुआ 18वां। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने, पहला अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है रूस। दोस्तों जो UNSC है उसमें टोटल 15 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें से इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। UNSC है उसमें टोटल 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी मेंबर हैं, याद रखना है आपको। और जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनमें सबसे पहला है USA, दूसरा है UK, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन और 5वां है रूस। याद रखना आपको, इन 5 ही जो स्थायी देश हैं उनको वीटो पावर दी गई है। और वीटो पावर का मतलब होता है कि मना करने का अधिकार। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है और अगर इनमें से किसी भी एक देश ने अगर मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। वीटो पावर की ये मतलब होता है, याद रखना है आपको। और जो बाकी के जो 10 अस्थायी मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है, याद रखना है आपको। और भारत जो इसका मेंबर बना है वो 8वीं बार बन चुका है अस्थायी मेंबर। याद रखना आपको, भारत जो इसका मेंबर है वो अस्थायी जो मेंबर है वो 8वीं बार बन चुका है। 2021 में 8वीं बार बना था, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ जब वो बना था 2021 में, और इस बार जो है वो भारत इस माह की जो दिसंबर माह है उसकी वो अध्यक्षता करेगा। याद रखना आपको, स्थायी प्रतिनिधि जो है इसकी भारत की, जिनका नाम है, जो UN की स्थायी प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, वो भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता करेंगी, ये आपको याद रखना है। और भारत का जो इसमें मेन मुद्दा है वो ये होता है कि वैश्विक आतंकवाद की कमर को तोड़ना। याद रखना आपको, यहाँ पर जो भारत ने मुद्दा रखा है वो है वैश्विक आतंकवाद की कमर को तोड़ना। आतंकवाद की कमर को तोड़ना इसका मुख्य मुद्दा है, याद रखना है आपको। और इसकी जो मासिक अध्यक्षता है वो भारत करने वाला है, याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से RBI द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला ई-रूपी, दूसरा है ई-लक्ष्मी, तीसरा है ई-मनी और चौथा है ई-धन। दोस्तों जो ई-रूपी मनी है, जो ई-रूपी रेट है, इसका मतलब होता है ई से तो होता है इलेक्ट्रॉनिक और आर से आप साइन देख सकते हैं रुपया। ई से इलेक्ट्रॉनिक, आर से रुपया और आर से है रिटेल यानी कि खुदरा डिजिटल रुपया, याद रखना आपको। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। और RBI की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना आपको। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी कि नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं RBI के, ये भी आपको याद रखना है। और इसने हाल ही में एक खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-रूपी। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी यानी कि स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी पहल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला अधिगम ने, दूसरा है मंथन, तीसरा है सुगम और चौथा है पहल। तो दोस्तों जो सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी यानी कि जो व्यापार उत्कृष्टता 2022 का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पहल का जो अवार्ड है यानी कि बेस्ट टेक्नोलॉजी पहल का जो अवार्ड है वो मंथन ने जीता है, ये आपको याद रखना है। मंथन एक प्लेटफॉर्म है, उसने जीता है। और इसका मंथन का जो उद्देश्य वो सहयोग करना होता है, विकास में सहयोग करता है और SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को पूरा करना, इसके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं जिसमें ये सहायता करता है, याद रखना आपको। शुरुआत जो है वो इसकी जो मंथन की जो शुरुआत है, याद रखना आपको, इसका मंथन की जो शुरुआत है वो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था उस समय पर इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना आपको। इसका राइट आंसर हुआ मंथन, ऑप्शन नंबर B। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला बोंगो सागर, दूसरा है डस्टलिक, तीसरा है सुदर्शन प्रहार और चौथा है मित्र शक्ति। दोस्तों जो सेना की सुदर्शन चक्र है उसने हाल ही में एक सुदर्शन
प्रहार जो युद्ध अभ्यास है उसको किया है। और ये जो युद्ध अभ्यास है वो राजस्थान की जो रेगिस्तान है, राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसमें इन्होंने ये जो अभ्यास है वो पूरा किया है, याद रखना है आपको। और इसका जो राजस्थान में जो किया है इसमें मुख्य उद्देश्य है इनका जो नई तकनीकी को लाना और तालमेल को बैठाना। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि नई तकनीक लाना और तालमेल को बैठाना इनका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान के रेगिस्तान में इसका आयोजन हुआ है सेना के सुदर्शन चक्र कोर का, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत, राजस्थान के ये मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है आपको। राइट आंसर हुआ इसका सुदर्शन प्रहार। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है बोंगो सागर। दोस्तों जो बोंगो सागर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, याद रखना है आपको। और जो डस्ट लेक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, याद रखना है आपको। चारों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश, डस्ट लेक इंडिया और उज्बेकिस्तान, मित्र शक्ति पूछे तो इंडिया और श्रीलंका। और जो सेना सुदर्शन चक्र है जो राजस्थान में हुआ है उसका नाम है सुदर्शन प्रहार, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा है इजराइल, तीसरा है यूक्रेन और चौथा है उत्तर कोरिया। दोस्तों जो पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है वो भारत के साथ किया है दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ ये पहल शुरू की है। और इसमें जो है वो नागपुर मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसका जो टोल कलेक्शन है उसको बेहतर करने की दिशा में इनका उद्देश्य है। जो नागपुर है और जो मुंबई है, नागपुर मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसका जो टोल कलेक्शन है उसके कलेक्शन को बेहतर करने के लिए ये उद्देश्य है। साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ है। और इसमें जो पैसे खर्च किए जाएंगे 245 अरब कोरियन वॉन। और जो कोरिया की जो मुद्रा है वो उसका नाम भी है कोरियन वॉन, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका राइट आंसर हुआ दक्षिण कोरिया। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है। ऑप्शन आपके सामने, पहला क्षय रोग, दूसरा है रेबीज, तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा है मंकी पॉक्स। दोस्तों जो हेमजेनिक्स दवा है उसको दुनिया की सबसे महंगी दवा माना गया है, याद रखना आपको। और सबसे महंगी दवा क्यों है? क्योंकि इसकी जो एक खुराक है, इसकी मात्र जो एक खुराक है वो 35 लाख डॉलर, यानी कि अगर आप इसको इंडियन करेंसी में अगर काउंट करें तो समथिंग 28.58 करोड़ रुपए होते हैं मात्र एक खुराक के। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महंगी है, याद रखना आपको। और इसको जो निर्माण किया है वो किया है CSL बेहरिंग कंपनी ने, याद रखना आपको। इसको निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है CSL बेहरिंग कंपनी। और इससे जो रोग होता है, मतलब जो इस बीमारी का जो उपचार है उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया जो बीमारी है इसका इलाज इस दवा से होता है, हेमजेनिक्स दवा से, याद रखना आपको। और हीमोफीलिया में अक्सर होता क्या है दोस्तों, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि जो रक्त का थक्का होता है वो जम नहीं पाता है, लगातार खून बहता रहता है, इस वजह से मृत्यु भी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसलिए जो रक्त का थक्का है उसको रोकने के लिए, उसको जमने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, हेमजेनिक्स का, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ इसका राइट आंसर हुआ हीमोफिलिक्स। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन, इसमें से पहला है रेबीज। दोस्तों जो गोवा है वो भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त हुआ है। और हरघर जल वाला जो राज्य है वो भी गोवा है, याद रखना आपको। और हाल ही में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर हाल ही में चेंज किया है जिसका नाम है एम पॉक्स। के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है RBI के गवर्नर कौन है, दूसरा है आपके लिए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तीनों ही क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आप ये आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।